मैंने रमीज़ के साथ लव मैरिज की थी। मुझे रमीज़ को देखते ही उससे मोहब्बत हो गई थी। वो मेरी खाला की नंद का बेटा था। बात दरअसल कुछ यूं है कि हम शहर में रहा करते थे। रमीज़ और उसके घर वाले एक छोटे से कस्बे में रहा करते थे। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की तो शहर में आला तालीम हासिल करने के लिए आ गया था। खाला ने अम्मी से सिफारिश की कि चंद रोज़ रमीज़ को अपने घर रख लें, क्योंकि खालू ने बहुत ताकीद की थी कि अब वो हमारे घर रुक जाए। बहन के ससुराल का मामला था, इसीलिए अम्मी ने रमीज़ के रहने के लिए इंतज़ाम कर दिया था। उन्हीं दिनों मेरे इम्तिहानात होने वाले थे। मैं पढ़ाई की वजह से बहुत परेशान रहती थी। अम्मी ने मेरी परेशानी की नज़र रमीज़ से मेरी ट्यूशन की बात की थी। वो खुशी खुशी राज़ी हो गया। मैं उससे निसाबी कुतब पढ़ रही थी, मगर इश्क का सबक याद कर बैठी थी। वो भी मेरे लिए दिल में नरम गोशा रखता था। भाभी को जब इल्म हुआ कि रमीज़ मुझे ट्यूशन पढ़ाने लगा है तो इन्होंने खूब एहतजाज किया। कहने लगी, काजिम को जब इस बात का पता चलेगा कि मेरी मंगेतर किसी लड़के से ट्यूशन पढ़ती है तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगा। भाई के साथ 2 साल कबल ही मंगनी तय हो चुकी थी। अम्मी भी मामले की नज़ाकत को समझ गई थी। इन्होंने मुझे मना कर दिया कि आज के बाद से तुम रमीज़ से ट्यूशन नहीं पढ़ोगी। मैं अपनी ज़िद पर डट गई। मैं बोली, ये तो नामुमकिन है कि मैं रमीज़ से ट्यूशन ना पढ़ूं। अगर कासिम को इस बात से कोई मसला है तो वो मेरे साथ मंगनी तोड़ दे। अम्मी ने जब मेरी बात सुनी तो मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। मगर मैं कहाँ रुकने वाली थी। मैंने इस बात को विर्द बना लिया। उठते बैठते यही कहती कि कासिम मुझसे मंगनी तोड़ दे। अम्मी ने अब्बू को भी शिकायत कर दी थी। जब अब्बू के हुजूर मेरी पेशी हुई तो मैंने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैं कासिम के साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं रमीज को पसंद करने लगी हूँ। अब्बू को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया। इन्होंने रमीज को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम कितने बेशर्म हो। हमने तुम्हें रहने के लिए ठिकाना दिया और तुमने मेरी ही बेटी को अपने जाल में फांस लिया। रमीज चला गया था। अब मैं हर वक्त अपनी भाभी के साथ लड़ती रहती थी। घर का कोई बर्तन तोड़ देती, अपने हाथ जख्मी कर लेती। मेरी ये सब हरकतें देखकर मेरे घर वाले आजिज आ चुके थे। एक दिन मेरे पास आकर अब्बू कहने लगे, हादिया एक बात तो कहो, अगर तुम्हें अपने बाप यार रमीज में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? मैं बोली, अब्बू आपने मेरे सामने गलत पैमाना रखा है। बाप का और होने वाले शौहर का कोई तकाबुल नहीं होता। हाँ अगर आप काजिम और रमीज का तकाबुल करते हैं तो मैं 100 बार रमीज को चुनती। अब्बू बोले, चाहे फिर हम तुमसे रिश्ता तोड़ देते। मैंने हरदर्मी से फिर कहा, हाँ बेशक आप ये रिश्ता तोड़ दें। मैं जानती थी वालिदैन और औलाद का रिश्ता ऐसा होता है कि लाख नाराजगी के बाद भी नहीं टूटता। उसके बाद अब्बू ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। फिर इन्होंने मेरी शादी के तमाम इंतजामात खुद ही तय कर लिए थे। मुझे 2 जोड़ों में रमीज के साथ रुखसत कर दिया था। वो दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन था। मैं रुखसत होकर रमीज के कस्बे में आ गई। रमीज के हाथों हाथ लिया। जिंदगी के एक सुहाने सफर का आगाज हो चुका था। मैं रमीज की संगत में बहुत खुश थी। बस एक बात का अफसोस रहता था कि मैं जब भी अम्मी को फोन करती वो मेरी कॉल काट दिया करती थी। मुझसे इन्होंने कोई राब्ता नहीं रखा हुआ था। इस गम के अलावा मुझे कोई गम न था। मैं दिन ब दिन हसीन होती जा रही थी। मुझे कोई एक बार देख लेता तो मुड़कर लाजमी देखता था। रमीज भी बहुत प्यारा था, मगर मेरे साथ रहने की वजह से उसकी अहमियत जरा कम हो गई थी। खैर शादी के 6 माह सुकून से गुजरे थे, मगर रमीज को न जाने क्या हो गया था। वो मेरा फोन चेक करने लगा था। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था। फिक्र थी तो फकत इस बात से कि वो मेरे सामने मेरे मोबाइल को हाथ भी न लगाता। मगर जैसे ही मैं कमरे से निकलती वो सबसे पहले मेरी कॉल हिस्ट्री चेक करता, फिर व्हाट्सएप और न जाने क्या क्या। मैं इस बात के मुतालिक रमीज से कुछ पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि फिर वो मुझ पर पहले से ज्यादा शक करने लगता। अभी तो मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि रमीज मेरा फोन शक के तहत चेक करता है या फिर उसे वैसे ही ये आदत पड़ गई है। मैंने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। मुझे हर जगह आने की खुली छूट थी, इसलिए मैं जब चाहती मार्केट चली जाती थी। आज भी घर बैठी बोर हो गई तो सोचा मार्केट तक चली जाती हूँ। मगर जब मैं मार्केट से लौटी तो रमीज़ घर पहुँच चुका था। मुझे देखते ही कड़े तेवरों से बोला, कहाँ से आ रही हो? मैं बोली, रमीज़
मैं ज़रा मार्केट गई थी। मेरी बात सुनकर वो मेरे हाथों की जानिब देखने लगा था। बोला, अगर मार्केट गई थी तो कुछ खरीद कर क्यों नहीं लाई? मुझे रमीज़ के सवालात अजीब लग रहे थे। मैं बोली, रमीज़, मेरा जी घबरा रहा था, इसीलिए विंडो शॉपिंग के लिए चली गई थी। मेरी बात सुनते ही रमीज़ बोला, अच्छा, किससे पूछ कर गई थी तुम? अगर यही सब रमीज़ मुझसे पूछता तो मुझे बुरा न लगता, मगर उसके लहजे की चुभन मुझे परेशान कर रही थी। मैं बोली, रमीज़, मैं पहले भी तो मार्केट जाया करती थी, आज चली गई तो क्या हो गया है? रमीज़ बोला, पहले की बात और थी, अब बात और है। तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब की बार मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं बोली, क्यों? पहले की बात क्यों और थी? पहले भी मैं एक इज्जतदार घराने में रहती थी। तब रमीज़ मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे अब तुम पर एतबार नहीं रहा हादिया। तुम मुझे जिस इज्जतदार घराने की मिसाल दे रही हो, क्या तुमने उनकी लाज रखी? नहीं ना, तुमने उनका मान रखा। तुमने तो अपने मंगेतर तक को छोड़ दिया था। तुम जैसी लड़कियों के लिए शौहर को छोड़ना मुश्किल अमर नहीं होता। रमीज़ की बात सुनकर मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। मेरे अंदर दुख दर्द करवट लेने लगे। आंखों से बेतहाशा आंसू टूट कर गिर पड़े थे। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई थी। न जाने मुझे इस बात की आस क्यों थी कि मेरा शौहर मुझसे अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लेगा। वो कह देगा, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए थे, तुम मुझे माफ कर दो। मगर रमीज़ ने क्या माफी मांगनी थी? उसने तो कमरे में झांकना भी पसंद नहीं किया था। उस दिन के बाद मेरा शौहर खुलकर मुझ पर शक करने लगा। ऐसे ही अयाम में मेरी सास का इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद तो मेरे शौहर ने मुझ पर जिंदगी का दायरा बहुत तंग कर दिया था। वो घर से निकलने से पहले मुझे बाहर से ताला लगा कर जाता। मैं कहीं बाहर से घूम फिर ना आऊं। मैं रमीज़ से पूछती तो कहता, मजबूरी है। मुझे उसकी मजबूरियों की बहुत अच्छे तरीके से खबर थी। वो मुझ पर शक करता और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। मैं घर में तन्हा रह रहकर सिसक जाती थी। एक दिन मैं बोली, रमीज़, मुझे घर की कैद अच्छी नहीं लगती। मुझे औलाद की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ मेरा नन्हा सा साथी घर में आ जाए जो मुझे मसरूफ़ रखे। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर बेचैन सा हो गया। उसने पहलू बदलना शुरू कर दिए। मैंने इसरार किया तो कहने लगा, हादिया, अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, औलाद भी हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। मैं बोली, रमीज़, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। रमीज़ कहने लगा, मैं अभी औलाद चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी बहुत बड़ी है। मजबूरी का लफ्ज़ सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, रमीज़, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकते हैं। मुझे बताएं आपकी क्या मजबूरी है? रमीज़ बोला, नहीं बता सकता। मुझे रमीज़ का रवैया अंदर ही अंदर से खाए चला जा रहा था। मेरा दिल अब अपने शौहर से चाट होने लगा था, मगर ये सोचकर अपने ख्यालात को बदलने की कोशिश करती कि न जाने मेरा शौहर किस किस्म की मजबूरी की बात कर रहा हो, न जाने वो क्या गम अंदर ही अंदर सहता चला जा रहा हो। मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर से इस बात के मुतालिक पूछ कर ही कोई फैसला करूंगी। एक दिन मैं बोली, रमीज़, मैं बहुत तन्हा महसूस करती हूँ, हमें अब औलाद की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। रमीज़ बोला, नहीं, मेरी एक मजबूरी है। उस दिन मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, रमीज़, मुझे भी तो बताएं, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? रमीज़ बोला, हादिया, मैं तुम जैसी औरत से औलाद नहीं चाहता। रमीज़ के अल्फाज चाबुक की तरह लगे मुझे। मैं बोली, मुझ जैसी औरत से क्या मुराद है आपकी? रमीज़ बोला, तुम एक नाफरमान औलाद हो, तुम एक वादा शिकन औरत हो। तुमने मेरी खातिर अपने वालिदैन की नाफरमानी की, मेरे लिए अपनी मंगनी तोड़ दी। तुम जैसी औरत मेरी औलाद की क्या तरबियत करेगी? मैं तो रमीज़ की बातें सुनकर थर थर कांपने लगी। मैं बोली, रमीज़, इस सब में तो तुम भी शामिल थे। मोहब्बत का ये सफ़र मैंने तरे तन्हा तो नहीं तय किया था ना? रमीज़ बोला, लेकिन मैंने अपनी वालिदा की मर्जी के साथ तुम्हें अपनाया था। अगर वो इजाज़त ना देती तो मैं तुम्हें हरगिज़ ना अपनाता। मैं चुप कर गई। रमीज़ गुजरते दिनों के साथ मुझ पर मज़ीद सख्ती करने लगा। उसने मुझ पर घर से निकली थी। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया था, यहाँ तक कि मैं बीमार पड़ने लगी। मुझे ज़िंदगी से नफरत होने लगी। ज़रा सा चल लेती तो सांस फूल जाता। जाहिर सी बात है, ऐसा ही तो होना था। न जाने मुझे आज़ाद फ़िज़ा में सांस लिए कितना अरसा बीत चुका था। मेरा दिल चाहता था कि मैं रमीज़ को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, मगर फिर समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊं। वालिदैन ने तो मुझसे रिश्ता नाता ख़त्म कर रखा है। ये सोच जैसे ही आती मैं अपनी तमन्ना का गला घोंट देती।
एक दिन मैं अपने नसीबों को बैठी रो रही थी, तब मेरे फ़ोन पर रमीज़ की कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया तो एक अनजान सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। एक मर्द बोल रहा था, आप रमीज़ साहिब के घर से बोल रही हैं? मैं जल्दी से बोली, जी जी, मैं रमीज़ की अहलिया हूँ। वो आदमी कहने लगा, निहायत अफसोस के साथ आपको एक बात बतानी है कि आपके शौहर का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। आप अपने घर का पता समझा दें ताकि मैं उसकी मैयत को आपके घर ला सकूं। मैंने उस आदमी को अपना पता समझा दिया। फ़ोन रखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी, मगर हैरत मुझे तब हुई जब मेरी आंख से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। रमीज़ की मौत का सुनकर मेरे दिल को सुकून हुआ था, दुख तो हुआ ही नहीं था, फिर आंसू कैसे बहते। मैं उठकर पूरे घर में गोल गोल घूमने लगी। मेरे कहकहे फिजा में गूंजने लगे। आज मैं अपने शौहर की मौत का जश्न मना रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपने वालिदैन तक को छोड़ दिया था। मैं खुशी में नाच रही थी, गा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने मेरे गले से नादीदा सी रस्सी खोल दी हो। मेरी घुटन खत्म होने लगी थी। अब हर तरफ सुकून ही सुकून फैल गया था। रमीज़ की मैयत लाई गई तो मोहल्ले की औरतें मुझे तसल्ली देने आ चुकी थीं। एक एक औरत मुझसे लिपट कर कहती, बेटी आज के दिन रो लो, जी खोल कर गम मना लो अपने शौहर का। आगे बहुत कठिन कठिन रास्ते हैं। उनकी बातें सुनकर भी मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं टपका। वो एक दूसरे से कहने लगी थीं कि दुल्हन को बहुत सख्त किस्म का सदमा हुआ है, इसलिए सख्ती में आ गई है। रमीज़ ने मुझे बहुत दुख दिए थे, इसलिए मेरा रोना बनता ही नहीं था। मैंने उसकी मौत के बाद फ़कत स्वयं तक का एहतराम किया था। उसके बाद मैं घर से निकलने लगी थी, यहाँ वहाँ आने जाने लगी। रमीज़ मेरे नाम पर बहुत ज़्यादा जायदाद छोड़ गया था। औलाद तो मेरी कोई थी ही नहीं, फिर मैं ये सब चीज़ें किसके लिए जोड़ जोड़ कर रखती। मैंने वो तमाम जायदाद खुद पर खर्च करने का फ़ैसला कर लिया था। अब मैं थी और मेरी आवारागर्दी थी। मैं शराफत के दायरे में रहते हुए अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। अब तो मोहल्ले वाले मेरी किरदार कशी करने लगे। सभी यही कहते कि हादिया ने तो अपने शौहर की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं होने दी। अब लोग कहाँ वाकिफ थे इस बात से कि मेरा शौहर मुझे खुद से मोहब्बत करने के ताने दिया करता था। वो बार बार मुझे इस बात की याद दहानी करवाता था कि मैंने उसकी वजह से अपने वालिदैन को नाराज़ किया है तो किसी और वजह से अपने शौहर को नाराज़। खैर मैंने रमीज़ की बातों को और यादों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ ले रही थी। मैंने अमीर अमीर लड़कियों से दोस्ती करना शुरू कर दी। वो मुझे अपनी पार्टीज़ में बुलाया करती, मैं उनके रंग में रंगने लगी थी। एक दिन मेरी दोस्त इफ़त ने मुझे पार्टी पर मदऊ किया था। मैं खुशी खुशी चली गई। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे मंगेतर से हुई थी। काजिम बहुत बदल गया था, उस पर बहुत ज़्यादा रूप आ चुका था। उसने मुझे देखा तो मेरी तरफ खरामा खरामा चलता हुआ आया। वो मेरे पास आकर रुक गया और कहने लगा, हादिया तुम्हारे शौहर के इंतकाल का बहुत दुख हुआ। मैं मुस्कुरा कर बोली, इन रस्मी बातों की ज़रूरत नहीं है। सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देते कि हादिया तुम्हारे उजड़ने पर दिली खुशी हुई है। काजिम ने नफ़ी में सर हिलाया, कहने लगा, मैं इतना भी गया गुजरा इंसान नहीं हूँ कि किसी इंसान के मरने की खबर पर खुशी मनाता फिरूं। मैं मुस्कुरा कर बोली, तो क्या मैं गिरी हुई इंसान हूँ जिसने अपने शौहर की मौत की बेइंतहा खुशी मनाई थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैं बोली, शौहर ने मेरी जिंदगी जीरन बना रखी थी, इसलिए मैं उसके इंतकाल पर खुश हुई हूँ। वो चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैं अपने घर चली गई। रात भर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। अगली सुबह मेरी आँख खुली, किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर खुली। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक फ़कीर खड़ा था। मैं बोली, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं जाने लगी तो उस फ़कीर ने मुझे मुखातिब किया और बोला, हादिया रुको, मेरी बात सुनो। अपने शौहर के मरने की खुशी मना रही हो ना, उसकी असलियत जानने के लिए अपने बेड का गद्दा उठाकर देखना। मैं हैरान रह गई। फिर वो फ़कीर भीख लिए बिना ही चला गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। न जाने गद्दे के नीचे से क्या निकलना था। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से गद्दा उठाया तो जैसे ही नीचे नजर पड़ी, ये देखकर चीख पड़ी, क्योंकि वहां तो मेरी ही। ये इन दिनों की बात है जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। दुनिया बहुत प्यारी सी लगने लगी थी। इन दिनों रमीज हमारे घर आया। जब उसे अब्बू ने घर से निकाल दिया, उसके जाने का मैंने सदमा अपने दिल से लगा लिया। अब मैं हर औरत बीमार रहने लगी थी। मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा। चूंकि मैं इन दिनों घर वालों से नाराज थी, इसीलिए किसी से ना बोली कि मुझे अस्पताल ले चले। फिर मेरी शादी रमीज के साथ हो चुकी थी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी थी।
मैं और रमीज ने चंद माह बहुत सुकून और मोहब्बत से गुजारे। फिर एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई और मेरी काया ही पलट गई। मेरा शौहर मुझसे दूर हो गया। हम दोनों में अक्सर लड़ाई रहने लगी। मुझे इल्म नहीं था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं शायद सारी जिंदगी इस बात से बेखबर रहती थी, जो आज एक फकीर की वजह से मुझे पता चल गई। दरअसल जब मैंने बेड से एक गद्दा उठाया तो नीचे मेरी ही डॉक्टर रिपोर्ट रखी थी। इस रिपोर्ट में साफ देखा जा सकता था कि मेरे दोनों गुर्दों में पथरियां थीं। एक गुर्दे ने तो काम करना दिया था, साथ ही साथ रमीज की भी रिपोर्ट पड़ी थी। इसलिए ये साफ लिखा था कि मेरे शौहर रमीज ने मुझे अपना गुर्दा डोनेट कर दिया है। मैं सजदे में गिर पड़ी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जाने किस्मत को क्या मंजूर था। मैंने वहां से एक डायरी भी उठा ली। उसमें रमीज ने अपना हाले दिल बयान किया हुआ था। रमीज के शुरू के चंद सफात पर यह लिखा हुआ था कि वो मुझसे बेशुमार मोहब्बत करता है, मेरे बिना रह भी नहीं सकता। उसके अगले सफ़े मायूसी लिए हुए थे। उनमें लिखा था कि हादिया की अचानक तबीयत खराब हो गई। पता चला उसके दोनों ही गुर्दे डैमेज हो चुके हैं। ये खबर मुझ पर पहाड़ बनकर टूटी है। मैंने ये सब बातें हादिया से छुपा ली हैं क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि वो जीते जी मर जाए। अब मैं उसे अपने घर में ही रखता हूँ, कहीं आने जाने नहीं देता। हादिया जब मुझसे सवाल पूछती है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए उस पर इल्ज़ामात की बौछार कर देता हूँ। वो इल्ज़ामात सुनकर सहम जाती है। अब कुछ दिनों से मेरी बीवी ने औलाद की जिद लगा रखी है, मगर डॉक्टर कर दिया है। डॉक्टर्स ने मुझे हादिया के लिए जो अद्वियात दी हैं, मैं उन्हें पीस कर उसके खाने में मिक्स कर देता हूँ। मैं अपनी प्यारी बीवी को उसकी बीमारी के मुतालिक ये सब बताकर उसकी ज़िंदगी जीरन नहीं बना सकता। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया है। वो बोले हैं कि हादिया की सेहतयाबी का सिर्फ एक ही हल है और वो है किडनी ट्रांसप्लांट। मैंने अपनी किडनी चेक कराई तो वो उसके गुर्दे से मैच कर गई है। मैं तो मर्द हूँ, एक गुर्दे के साथ भी जिंदा रह सकता हूँ, जबकि हादिया ने तो अभी औलाद भी पैदा करनी है। कल मैं जाकर फलां अस्पताल में अपनी किडनी दे आऊँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं हादिया को भी ज़हनी तौर पर तैयार कर दूंगा। उसके आगे मेरे शौहर की डायरी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने जल्दी से उस हॉस्पिटल का नंबर मिलाया जिसके मुतालिक रमीज़ ने अपनी डायरी में लिखा था। मैंने पता कराया तो डॉक्टर्स ने बताया वहाँ रमीज़ साहिब किडनी जमा करवा कर जा चुके हैं। मैं फूट फूट कर रोने लगी। रमीज़ मेरे लिए अपना गुर्दा उसी दिन निकलवा कर आया था जिस दिन उसका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। मैंने तो उसके मरने की खुश, जबकि मेरे लिए तो वो हर हद पार कर गया था। आज तक उसने जो कुछ भी किया मेरी बेहतरी के लिए किया। शायद उसका तरीका गलत था, लेकिन वो हरगिज़ गलत नहीं था। मैंने रमीज़ का वो गुर्दा लगवा लिया था। अब मेरे अंदर रमीज़ जीता है। मेरे वालिदैन को जब मेरे मुतालिक इल्म हुआ तो मुझसे मिलने के लिए दौड़े चले आए। अब वो मुझे अपने साथ घर ले गए। इन्होंने मुझसे पूछकर मेरी शादी काजिम के साथ कर दी। वो एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है। उसने मुझे आज तक मेरे माजी के मुतालिक कोई ताना नहीं दिया। मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले 2 बेहतरीन मर्दों की शुक्रगुजार हूँ। एक ने मेरी जान बचाई और दूसरे ने मुझे जीने का सहारा दिया। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।